जब उनको पैसे वापस लेने का टाइम आया तो उन्होंने फ़ोन किया एजेंट को कि भाई पैसे दे दो, जितने पैसे बने। तो वो इतनी रूड तरीके से उनसे बात कर रहा है कि हाँ दे देंगे, क्या तुम्हारा मतलब अजीब तरह से कि तो मैंने मतलब मुझे बहुत शॉकिंग लगा। मेरे ससुर जी के पास कोई नौकरी नहीं थी, बहुत ही गरीब फैमिली से, वहाँ के संपन्न लोग थे लेकिन फिर भी खेती के ऊपर गुजारा चलता था। तो एक गरीब परिवार से आए, तो मैं वॉक करके आ रही थी तो मैंने देखा कि ये मंदिर पूरा गिरने के उसमें है। तो मैंने ऐसी बात करना शुरू किया कि अब मंदिर गिर रहा है तो ज़रूर हमें तो अब नया मंदिर बनाना चाहिए। हम सब अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं, घर अच्छे हैं, और जो भगवान है जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, सारा उनका ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा गौड़। पूजा गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा गौड़ वो शख्सियत है जिन्होंने एक मोटी सैलरी यानी कि एक मोटा पैकेज छोड़ करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत अच्छे ओहदे पे रह करने के बाद भी वापस अपने पहाड़ आई है और पहाड़ की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए काम कर रही है, उनके स्वावलंबन के लिए काम कर रही है, उनके अधिकारों की पैरवी कर रही है। यही नहीं, विकास के कामों को सही समय पर इम्प्लीमेंट हो उसके लिए भी लगातार लड़ रही है। ऐसी डॉक्टर पूजा गौड़ है। फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो पूजा बहन, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड में आने में, क्योंकि आप माया नगरी जैसे जगह पे एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड थी और उसके बाद आपके दिमाग में कैसे है कि मैं वापस जाऊं और पहाड़, पत्थर, मिट्टी, गारा, पानी इसमें खेलूं? सबसे पहले मैं उत्तराखंड टाइम्स का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया, और मेरी जो सोच है, मेरा जो विज़न है उत्तराखंड को लेके, आई थिंक आपके माध्यम से बहुत लोगों तक पहुँचेगा और लोग जानेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ क्यों आई और अब आगे हमारा आगे का क्या मार्गदर्शन रहेगा, आगे की क्या सोच रहेगी और किस तरह से हम उत्तराखंड में महिलाओं को लेके काम कर रहे हैं। नहीं, ये घटना है वही कुछ कि आपको कैसे या सपना आया कुछ? नहीं, क्या हुआ कि हम लॉकडाउन लगा। अच्छा। लॉकडाउन लगा और वर्क फ्रॉम होम हम लोग, मैं आईटी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी, तो उस समय हम सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। अच्छा। और मेरी बच्ची हुई थी तो वो भी 3 महीने की बच्ची थी, तो मैं मैटरनिटी लीव पे भी थी। तो जब मैटरनिटी लीव पे थी और वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने हस्बैंड से बात की कि हम, जब मेरा वर्क फ्रॉम अब होम चालू ही हो गया, क्योंकि कुछ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए 2 महीने ही बचे थे, तो मैंने बोला कि अब 2 महीने तो बचे ही हैं, लेकिन अभी तो 6 मंथ्स का वर्क फ्रॉम होम ऑफिस से हो गया है। तो हम अपने यहाँ पे चले, घर गांव में चले। यहाँ बॉम्बे में क्यों फ्लैट में रहना है, वहाँ से भी काम हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन इतनी दूर जाना, अभी सारी सुविधाएं नहीं है, जाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। हमने फ़्लाइट की टिकट पहले से ले रखी थी, लेकिन लॉकडाउन में फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो हम उत्तराखंड नहीं आ पाए। तो फिर जिस दिन 11 मई की बात होगी, या मतलब उस दौरान ही, जिस दिन पहले दिन ही ये हुआ कि आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। इमीडिएटली सेम डे हमने पास के लिए अप्लाई किया। अच्छा। और वहाँ पे जो कमिश्नर थे उनसे बात हुई और उन्होंने पास इशू कर दिया। तो हम लोग एक दिन के अंदर पूरी पैकिंग करके अर्ली मॉर्निंग उत्तराखंड के लिए कार से निकल गए। अच्छा। छोटी बच्ची, मतलब 4 महीने की बच्ची, और पूरा पानी, खाना, सारा सामान लेके आए। जब यहाँ पे आए और सारा, जैसे ही MH का नंबर गाड़ी में देख रहे हैं, तो जितने भी बॉर्डर्स थे कोई चेक नहीं कर रहा। उनको शायद डर लग रहा कि उस समय बॉम्बे में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी, तो उनको लगा कि ये तो बॉम्बे से आए हैं। तो लोग नंबर देख के, और हम लोगों ने जो हमारा पास था वो चिपका रखा था, तो वहीं से दूर से स्कैनिंग हो जाती थी। अच्छा। और हम निकल के आए। जब यहाँ पे आए तो फिर हम लोग तो ऐसे बहुत सेफ थे। फिर हमारा सारा टेस्ट हुआ। फिर भी हम लोग 11 दिन कोटी में एक होटल है, वहाँ रुके कि हम गांव 10-11 दिन के बाद ही जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि गांव वालों को लगे कि ये बॉम्बे से आके हमारे लिए, अगर कोई बीमार होगा तो शायद हमारे ऊपर खुद ही क्वारंटाइन हो गए। हाँ, तो खुद ही क्वारंटाइन हो गए। फिर जब वहाँ पे गांव में गए 10-11 दिन के बाद, तो थोड़ा हमारे लिए शॉकिंग था कि हम बॉम्बे से बहुत सारी चीज़ें सोच के आए थे कि
मतलब थोड़ा मेरे लिए भी इमोशनल था वो चीज़ें। हमें लगा कि हम अपनों के पास जा रहे हैं, और हमारा तो पहले से ही फ़्लाइट का टिकट था, हमें तो पता भी नहीं था कि कोविड लगने वाला है। और मुझे लगा कि मेरे जो कभी हमें टाइम नहीं मिलता है, जब हर साल हम गांव आते थे, लेकिन शायद 10 दिन दिवाली के समय, होली के समय ऐसे आते थे। और मेरा हमेशा से अटैचमेंट रहा कि मैं गांव में जाऊं, गांव के लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो जब मैं आई तो गांव में आई तो थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर सबके साथ देखा कि लोग थोड़े डर रहे हैं। अच्छा, और हमारे गांव में और हमारे गांव के ही कुछ लोग, मतलब हमने सामान जो है गाड़ी के अंदर ही रखा था, अपना सारा सामान हम लोग, लेकिन तो कुछ सामान लेने के लिए हम अपने खेत के माध्यम से भी अगर जा रहे थे कार के पास, तो लोग पुलिस को कॉल कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा। तो वो मुझे फिर मेरे हस्बैंड भी फिर बोलने लगे कि तुम बॉम्बे से उत्तराखंड जाने के लिए इतनी बार बोली और ये क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, जब हम आ गए हैं तो वो भी। तो फिर उस समय फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि देखिए बार बार लोग इस तरह से, आपके पास पुलिस का फ़ोन आया कि आप बाहर गए क्या। मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी क्वारंटाइन होके आई हूँ, फिर भी मैं अपने घर में हूँ, लेकिन खेत से मैं अपने कार तक जा रही हूँ, तो लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है अनावश्यक परेशान करना। तो फिर पुलिस आई हमारे गांव में और उन्होंने अनाउंस किया कि अगर आइंदा कोई इनको हमें फ़ोन करेगा, परेशान करेगा, तो हम उनको ही उठा के लेके जाएंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम हटा। तो फिर जब हमारा क्वारंटाइन टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि कभी हमें गांव में इतना सारा घूमने का या जाने का मौका नहीं मिला था, तो जब मैं गांव में दिन भर ऑफिस का काम करती थी और जब टाइम मिलता था सुबह शाम या दोपहर को मैं निकलती थी। तो जब मैंने गांव में समझना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो उस समय टमाटर वगैरह काफ़ी हो रहे थे। तो मैंने देखा कि टमाटर हो रहे हैं, तो जो मेरे घर में ही जेठ जी थे और गांव के और लोग भी थे, उन्होंने टमाटर की काफ़ी अच्छी फसल हुई थी। लेकिन जब वो टमाटर को जहाँ पे आड़ती, जहाँ पे भी वो लेके जा रहे थे कैरेट, जो बीच के एजेंट होते हैं, वो एजेंट उनका लेके जा रहे हैं टमाटर, और उसके बाद जब वो पैसे के लिए फ़ोन कर रहे हैं, बोल के जा रहे हैं कि 400 रुपये कैरेट या 500 रुपये कैरेट, और वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको बोल रहे हैं कि भाई 200 ही मिलेगा, जिसमें से मैं 110 रुपए काटूंगा अपना किराया और आपको 80 या 90 रुपए मिलेगा। और कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं 150 रुपए ही बिकी, तो कुछ नहीं मिलना है आपको, ऐसा इस तरह की सिचुएशन आई। तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि मैं ये सोच कैलकुलेट करने लगी कि हम पूरे महीने जॉब करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी फर्स्ट भी नहीं लगता, हमारी 31 को मंथ एंड पे ही सैलरी आ जाती है, हमें 1 तारीख का ही वेट नहीं करना पड़ता। और ये किसान इतने टाइम से 3-4 महीने उन्होंने पूरे दिन रात, क्योंकि रात को भी मैं देखती थी सिंचाई करने के लिए जा रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद, और जब उनको उसका रिजल्ट आने का टाइम हुआ तो उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, कुछ और बोल के ले जा रहे हैं क्या। फिर मैं ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा से बॉम्बे में पढ़ाई की, उधर रही, तो मुझे कभी गांव में रहने का मौका नहीं मिला था। तो जब उन्होंने जितना भी उनका जो कैरेट बना, मान लीजिए जितने भी उन्होंने 100-150 जितने भी कैरेट उन्होंने टमाटर के थे, जब उनको पैसे वापस लेने का टाइम आया तो उन्होंने फ़ोन किया एजेंट को कि भाई पैसे दे दो जितने पैसे बने। तो वो इतने रूड तरीके से उनसे बात कर रहा है कि हाँ दे देंगे, क्या तुम्हारा अजीब तरह से कि, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि जो एक अन्नदाता, एक किसान जो जमीन में उगा रहा है, हमने बॉम्बे में देखा है कोविड के दौरान कितनी दिक्कत हो रही है, और ये लोग जो खेत में कर रहे हैं, एक तो भगवान के समान, उनके साथ इतना गलत व्यवहार में बात कर रहे हैं। एक तो वो एजेंट है, इन्हीं की वजह से उनको कमीशन मिल रहा है मंडी से, और उसी किसान को ये इस तरह से गाली देके और इस तरह से अजीब बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी उसने क्या किया, एजेंट ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। और उस समय उन लोगों को, गांव वालों को कुछ पैसे की जरूरत थी, तो फिर 3 दिन तक मुझसे बात नहीं। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, फिर मैंने जब उसका मोबाइल ओपन हुआ, मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि अगर आप इन लोगों के पैसे नहीं देते हैं टाइम पे, तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ।
तो उन्होंने फटाफट उनके पैसे दे दिए, रिकवरी हो गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अब इनके लिए कुछ तो करना है। ये तो जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तो नहीं ऐसे गलत होते नहीं देख सकती। और मेरा बहुत अंदर से, मैं किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे वो हमारी महिला किसान हो, पुरुष किसान हो, वो बहुत मेहनत करते हैं, तभी हम तक वो जो सामान है वो पहुँचता है। नहीं तो आप पैसे से नहीं खरीद, पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन अगर वो उगाएंगे ही नहीं साग सब्जी या जो भी चावल दाल, तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि ज़रूर उनके लिए कुछ तो किया जाए। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया। तो मुझे पहली बार मैं कोई सरकारी दफ्तर में गई होंगी, देहरादून में विकास भवन। अच्छा। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे सहकारिता डिपार्टमेंट जो है किसानों के लिए, सहकारिता तो किसान कोऑपरेटिव किसानों के लिए बना, जब किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही थी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी, तो कोऑपरेटिव बना। तो मैंने बोला, इनके पास में गई, मैंने बोला कि इस तरह से हमें ये किसानों की समस्याएं हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बोले कि हमारा तो डिपार्टमेंट सहकारिता, अगर आप कोई सहकारी मतलब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती हैं तो हम उसमें जो भी सहयोग होगा वैसे कर सकते हैं, और इसमें ये आप सारे किसानों को इकट्ठा करके और इस तरह से कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो माइंड में आ गई। फिर हमने सारे किसानों की मीटिंग करनी शुरू की। गांव-गांव में मैं गांव-गांव में गई और गांव में जाके उनसे बात करना, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके पास कितनी पर जो ये टमाटर के आपने बताया कि टमाटर को जो बिचौलिया थे वो अपनी मनमर्जी से खरीद रहे थे, तो ये आपके दिमाग में तभी आ गया था कि एमएनसी को बाय बाय कर देते हैं? जी, वो तो शुरू से मतलब तब तो नहीं आया था कि बाय बाय कर देते, बट मुझे ये लग रहा था कि जब तक मैं हूँ इनके लिए कुछ तो सॉल्व करके जाऊँ। हाँ, सॉल्व करके जाऊँ। उस समय तो ये नहीं आया कि मैंने जॉब को छोड़ दूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं मैनेज कर पा रही थी। और महिलाओं के अंदर ये स्किल भी होती है कि वो मल्टीटास्किंग होती है, घर का भी काम, बच्चों को भी देखना और ऑफिस भी मैनेज करना, वो सारा कर सकती हैं। तो जब मैंने कोऑपरेटिव मतलब गई और किसानों की समस्या, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे उनको टाइम पे खाद नहीं मिल पा रही है, कहीं पे उनको मतलब ये जो हमारे मार्केटिंग की तो समस्या सबसे ज़्यादा है ही है। तो ये सारी चीज़ों, और उनके पास कितनी लैंड है जो बैरन बंजर पड़ी हुई है लैंड, और कितने पे वो उगा रहे हैं, तो वो सारा मैंने डेटा शुरू किया। फिर मैंने उनसे बात किया कि भाई हम इस तरह से, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सभी तैयार हुए। तो ऐसे हमने 11 उस समय पहली बार 11 गाँव में विजिट किया। अच्छा। और जौनसार के 11? हाँ, जो हमारे आसपास के एरिया के थे, क्योंकि उस समय कोविड भी था तो ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो जहाँ पे विजिट किया, और विजिट करने के बाद हमने एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की। अच्छा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करने के साथ साथ मेरा दूसरी तरफ बात चल रही थी कि हमारे पास कोई ऐसे बायर्स आ जाए कि जो यहाँ पे आ जाए और किसानों के जितने प्रोड्यूस हैं वो खुद यहीं से खरीदना शुरू कर दें। तो ये एजेंट का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, और जो किसान उगा रहे हैं उनको उसका पैसा मिल जाएगा। तभी मुझे एक कंपनी मिली। वो कंपनी जो सहकारिता डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने सजेस्ट किया। तो वो कंपनी से मेरी बात करना शुरू हुआ, बात करा। फिर उन्होंने बोला कि हम आ जाएंगे अगर हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिली। तो फिर उन्होंने, जो सहकारिता डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने फिर जो भी हमारा परमिशन का पास वास है वो सारा कंप्लीट करवाया, दे दिया। और राजस्थान से जो कंपनी आई तो उनका ये चैलेंज था कि हम तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे साथ पूरी टीम आएगी, लॉजिस्टिक की टीम आएगी, हमारी जो कंप्यूटर की टीम जो बिलिंग करती है, सारा करती है, वो आएंगे, परचेज वाले आएंगे, तो हमारे रहने की व्यवस्था, और जहाँ पे हम सारा हम शॉर्टिंग ग्रेडिंग करेंगे, हम ऐसे नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमारे अलग अलग बायर्स हैं जहाँ पे हम सेल करते हैं, तो आपको हमें एक वेयर हाउस देना पड़ेगा। अब फिर मेरे पास ये दिक्कत आई कि अब मैं वो वेयर हाउस कहाँ से लाऊं, क्योंकि वहाँ पे आसपास के एरिया में कोई वेयर हाउस नहीं था। अच्छा। कि जो 4000 स्क्वायर फीट हो, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो। तो मैंने फिर एक स्कूल कोविड के समय बंद पड़ा हुआ था, तो उनसे बात किया कि आप थोड़े टाइम के लिए हमें दे दीजिए, हम वहाँ पे अपना एक रूम में कंप्यूटर वगैरह सेटअप करेंगे। तो स्कूल ने भी ओके कर दिया, वहाँ से परमिशन मिल गई। फिर हमारा रोड के पास एक खेत था जिसमें शिमला मिर्च हो रखी थी। तो वो शिमला मिर्च को मैंने पूरा खेत को प्लेन करा दिया। अच्छा। और फिर घर वाले थोड़े गुस्से भी हो रहे थे कि ये बॉम्बे से आई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा। ये क्या करने जा रही है। तो मैंने बोला ये शिमला मिर्च जो आप बेचोगे उसका ये पैसा आप ले लेना मेरे से, बट मुझे ये खेत चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे इमीडिएटली काम कराना मतलब शुरू किया
कि यहाँ पे वेयर हाउस बनेगा। अच्छा। और मेरी जो भी मतलब जो सैलरी की जमा पूंजी थी उसी पूंजी में से मैंने लगा के वो वेयर हाउस ओपन किया। जब मैंने वो वेयर हाउस ओपन किया और इतना बड़ा वहाँ पे 3 ऑफिसेज बनाए। हाँ। और वो राजस्थान की कंपनी जब आई तो पहले तो हमने टेंट में शुरू किया। हाँ। वहाँ पे और साथ में काम भी चलता रहा। अच्छा। और वो आने के बाद जितने भी प्रोड्यूस थे हमने वो जो मॉडल बनाया कि हमने एक वहाँ पे पूरा एम्प्लॉई रखा कि वो एम्प्लॉई जो है वो किसान को नंबर दे दिया, टोल फ्री नंबर काइंड ऑफ। किसान उनको कॉल करते थे कि हमारे पास इतनी कैरेट है और पिकअप जाती थी वहाँ से लॉजिस्टिक से। हाँ। और उनके खेत से ही सारा सामान लेके आती थी और उनको वहाँ पे ही एक पर्ची दे दिया जाता था कि वहीं पे, हाँ, कि आपको इतना हो गया। और जब वो आते थे ऑफिस में तो उनको पूरा प्रॉपर बिलिंग बना के और उनको उसका पेमेंट विदिन उनको अगर किसी को कैश चाहिए तो कैश। अच्छा। और किसी को अकाउंट में चाहिए तो उनका वहीं से ही अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाती थी। तो उनको सेम डे पेमेंट मिलना। और कितने किसान होंगे आपकी कोऑपरेटिव में? अभी हमारे पास लगभग 1,500 किसान रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ। तो 1,500 किसानों का जो प्रोडक्ट है, हाँ, वो तो कंपनी लेती है। हाँ, कंपनी। और आपने उस समय 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। अच्छा। वहां से क्या बात। और कंपनी ने कंपनी सीधे किसानों से डील करती थी और किसानों को अकाउंट में पेमेंट करती थी। मैं सिर्फ उनको हेल्प करी, बुलाया और वो लगाया। हाँ। तो वहाँ पे भी जो कुछ लोग ऐसे थे कि जैसे आप देखते हैं कि अच्छा काम आप करते हो। हाँ। तो बहुत सारे लोग कुछ होते हैं 1-2% की जो जलना शुरू कर देते हैं कि वो आके यहाँ पे क्या करने लगी। तो उसमें से ही कुछ लोग थे कि जो बड़े वहाँ के बड़े माने जाते थे या उन अपने मतलब, तो वो ऐसा बोलना शुरू, जरूर इसने सरकार की कोई योजना ली होगी, ये होगी, मतलब ऐसी अनाप शनाप। तो फिर मैंने बोला कि भाई जिसको इंक्वायरी करना वो जाके पता करे, क्योंकि लोग जो हैं उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती अपने जेब का खर्च करने की। लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैंने अपने पास का खर्च करके और ये मैंने किसानों के लिए सुविधा दी है। अब वो कोऑपरेटिव इस तरह से फ्लोरिश हो रही है कि वहाँ पे हम जो भी किसान के लिए जो जितने भी मिनी यंत्र होते हैं, हल है, गोड़नी है, फड़वा, कृषि यंत्र, वो सारे औजार रहते हैं हमारे पास। वहाँ पे हमने मिनी ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं जो पहाड़ों में चलते हैं, वो रेंटल बेसिस पे हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें जो किसानों के लिए लगती है वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती है। वहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र वगैरह भी वहाँ पे हमने एक लाइसेंस बनवाया। फर्टिलाइज़र भी वहाँ से जो किसान है जो रिक्वायरमेंट होती है बताते हैं वो सारी मिल जाती है। समय समय पे जो बीज आते हैं, बीज हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और वो उससे मेरा ये मकसद था कि जो आप देखिए ना, खेत तो है ही है। अभी की जो पीढ़ी है कैसा हो रहा है कि जो घर में कुछ ही लोग बच रहे हैं, मतलब 2-3 लोग ही बच रहे हैं, बाकी बच्चे पढ़ने के लिए नीचे आ जा रहे हैं। हाँ, विकास नगर या देहरादून आ जा रहे हैं। और खेत तो एक अब सबसे बड़ी चिंता शुरू हो गई है कि जिस तरह से एक तो पलायन होता है, पूरा रिवर्स पलायन, और एक पलायन हो रहा है गाँव से शहरों की तरफ। तो अगर इसी तरह से सारे लोग वहाँ से धीरे धीरे, तो अभी जो आने वाली जनरेशन होगी उस समय क्या होगा खेतों का। जो ये आपने कोऑपरेटिव बनाई, इसमें महिलाएं हैं सारी? जी, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत किस तरह का रोजगार मतलब मिल रहा है उनको? एक तो ये कि जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और कितने इंगेज हैं, मतलब कितनी महिलाएं इंगेज है कि डॉक्टर पूजा गौड़ आई तो इतने लोगों को एक गर्व है आप पे? देखिए, मैं सरकार के माध्यम से जो है चक्राता ब्लॉक में एज अ ब्लॉक मिशन प्रबंधक काम कर रही हूँ। तो करीबन 4,500 SSG जो हैं वो हमसे, मतलब महिलाएं वो जुड़ी हुई हैं। और उन महिलाओं को किस तरह से, आप देखिए जो आजीविका NRLM है वो यही उसका मकसद ही है मेन कि आप जो रूरल या जहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको किस तरह से हम आजीविका का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो SSG बनी हुई हैं उन SSG महिलाओं को, अभी मेरा जो मेन प्रयास था कि हम लोग अलग अलग क्लस्टर पे, जैसे वहाँ पे जितनी न्याय पंचायत है वहाँ जाके मीटिंग करके कि कुछ महिलाएं वहाँ पे क्या ग्रो किया जा सकता है। अभी हमने अदरक की
क्लस्टर फार्मिंग कराई, लेमन ग्रास की क्लस्टर फार्मिंग कराई, डमस क्रोज का प्लान चल रहा है। कुछ महिलाएं जो सिलाई में इंटरेस्टेड हैं वो सिलाई के काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं जो ज्वेलरी बना रही हैं, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती, तो अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। उससे एक तो ये हो रहा है कि उनका जो लोकल में ही प्रोड्यूस जो है, शॉप जो लोकल में शॉप है वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, वहाँ पे भी सेल हो रहा है। और ये मुझे ये शेयर करते हुए बहुत ही प्राउड फील होगा कि पहली बार चक्राता क्षेत्र की महिलाओं का मैंने वहाँ पे ट्राइफेड के थ्रू मेला लगवाया, जिसमें हमारी 40 स्टॉल लगी। अच्छा। और उनके प्रोड्यूस ट्राइफेड ने जो भारत सरकार, उन्होंने डायरेक्टली खरीदे और हमारी महिलाओं को उनके थ्रू टाई अप हुआ, और जिससे उनको पहली बार सभी महिलाओं को, मतलब जो सेलेक्टेड महिलाएं थी उनको एक महिलाओं को मतलब 2-3 दिन के अंदर उनको परचेज ऑर्डर रिलीज हुआ, और सभी को मतलब कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का परचेज ऑर्डर उसी समय उनको रिलीज हो गया। और उन्होंने अपना अभी टाई अप हो गया है, तो वो ट्राइफेड को अपने डायरेक्टली जो भी उगा रही है वो ट्राइफेड को सप्लाई कर पा रही है। ऐसा ये सब काम जोड़ा आपने कि कोरोना के दौरान आपके अंदर ये सब चीजें आपको लगा कि किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा, मेनली यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। लेकिन MNC के लोगों ने पूछा नहीं कि पूजा गौड़ कहाँ है? तो वही मेरा लाइफ ऐसा, उन्होंने ट्राई किया होगा पूजा गौड़ कहाँ गई, तो वही वो मेरा वो ही रहता था, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वो भी मैं ऑफिस का भी मैनेज करती थी, और मैं पूरे मंथ में 3 हफ्ते यहाँ रहती थी उत्तराखंड में, और 1 हफ्ते बॉम्बे जाती थी। तो आप सोचिए कि लगातार मेरा ये ट्रैवल चलता रहता था। नहीं, मैंने फरवरी 2023 में रिज़ाइन करा। अच्छा। फरवरी 2023 तक मैं जॉब कंटिन्यू करती रही और मैनेज कर रही थी। 2023 में मैंने रिज़ाइन किया। तो जब वो टाइम आया कि मुझे रिज़ाइन करना, और मैं शायद उत्तराखंड में मेरा रहना और ज़्यादा, जब मेरे दृढ़ संकल्प हो गया कि जब मैंने एक तरफ से तो मैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना, कृषि में किस तरह से उनको टेक्निक मतलब आधुनिक कृषि में जोड़ा जाए वो करना, या फिर और क्या क्या हम लोग एक ही खेत में और क्या क्या उगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सोच के उनको आगे बढ़ाना। उसी के साथ साथ जब मैं गाँव में जाती थी मुझे ये समस्या दिखती थी कि भाई यहाँ पे रोड की हालत ख़राब है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा की हालत ख़राब है, यहाँ पे पेयजल की समस्या है, और कहीं पे पेयजल है तो सिर्फ एक करप्शन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे विभाग के लोग और ठेकेदार के लोग मिलके एक तरह से पूरी फ्रॉड योजना बनाते हैं, और वो भी करोड़ों की योजना बनाते हैं। मतलब मिनिमम उनका तो 30-40 लाख तो रहता ही है, और उसके बाद वो करोड़ों तक स्कीम जाती है, और सिर्फ फ्रॉड वो बनती नहीं, कागजों में बनती है। और वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी पाइपलाइन है, लोगों के पास पानी है, वहीं पर ये योजना बनाते हैं। इसका मतलब वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आप जैसे या उनके स्वरोजगार उनके लिए काम करें, तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्या आप वहाँ पर? तो ये भी तब मेरा शुरू हुआ कि हमें तो उत्तराखंड को सही करना है, हमें ठीक करना है। देखिए, आप अपनी शुरुआत तो अपने घर से बोलते हैं ना कि पहले घर में दिया जलाओ फिर बाहर दिया जलाओ, तो पहले तो हमें शुरुआत तो अपने जौनसार बावर या अपने क्षेत्र से करनी पड़ी। कि जब हमने देखा कि हमारे गांव में, पहले तो मैंने अपने गांव से शुरुआत की, हमारे गांव में सबके घर घर में पानी था, फिर भी फर्जी योजना बनाई जा रही थी, तो उसको मैंने 1-1.5 साल तक लड़ाई लड़ी और वो योजना कैंसिल कराई। इसी तरह से लोग लेके आए कि हमारे पास इस तरह की समस्या है, उस तरह की समस्या है। तो जब मैंने वो समस्या के खिलाफ लड़ना शुरू किया, लेटर लिखना शुरू किया, कराया, तो तब लोग जो हैं, मतलब मेरे विरोध में जो ठेकेदार है वो आए, मेरे खिलाफ कई सारे लेटर वगैरह लिखे गए, और उसमें बहुत कुछ ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं कि जिन्होंने चुनाव जीत रखा है। अगर बोला जाए तो ये जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मैं तो पूछने वाला था कि विधायक नाराज नहीं होते आपसे? नहीं, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, प्रीतम सिंह, उन्होंने मेरे खिलाफ कई बार सरकार में लेटर लिखा कि ये बाहर की आई है। अच्छा। और हमें काम नहीं, हमारे जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने दे रही है। तो मतलब मैंने उनके लेटर का या उनका मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह के बेफजूल झूठे आरोपों के ऊपर काम करूंगी तो शायद मैं अपने मकसद से हट जाऊंगी। वो तो जनप्रतिनिधि है, उनको खुद आके क्षेत्र में देखना चाहिए। तो मैं तो उनका काम कर रही थी
तो आप मेनली वैसे उनका काम कर रहे थे। लेकिन उनको शायद वो तो मेरे खिलाफ पेपर में भी निकलवाया। कुछ प्रधानों ने मतलब कुछ प्रधानों ने मेरे खिलाफ लेटर लिखा, और वो भी उसमें उन्होंने कुछ के साइन है। अगर मैं एक्चुअल में वो लेटर लेके कोर्ट में जाती तो वो वहीं पे ही फंस जाते, सारे फंस जाते। लेकिन उसमें कुछ ने साइन किए और कुछ के फर्जी साइन भी किए हुए हैं। तो अगर मैं तो उस तरह से करके षड्यंत्र करके और पेपर में डालना कि ये तो मैं, जबकि ऐसे ऐसे गांव के नाम जिन प्रधानों ने साइन किए ना, उनके गांव में भी मैं कभी उनसे मेरी बातचीत भी नहीं हुई है। अगर वो इस तरह के झूठे आरोप लगाए, तो अगर ये चीज़ें कहीं पे उनके पास सबूत होना चाहिए था, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, मैंने उनके खिलाफ बोला हो, कोई उन गाँव के जिन लोगों ने साइन किए, उनके गाँव के किस योजना की RTI लगाई या कुछ लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छी बताओ कि एक तो आप महिलाओं स्वरोजगार के लिए काम कर रही है जी, दूसरा आप जो है सरकार से लड़ाई लड़ रही, फाइट कर रही है कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, एडवोकेसी का काम कर रहे हैं ना जी। तो आपको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। देखिए, मैं महासु देवता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अच्छा। जब से मेरी शादी हुई तो मेरे कुल देवता महासु देवता हैं। तो हमारे यहाँ पहले से रिवाज है कि जो आपके कुल देवता है उनको ही वही आपके भगवान है। और जब मैंने यहाँ पे आके महसूस करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये उत्तराखंड ज़रूर देवभूमि है। अच्छा। कुछ अलग सी फीलिंग आती है। आई डोंट नो क्या फीलिंग है। अच्छा। बट मुझे लगता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे हमेशा मेरे साथ में खड़ी है। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं तो अकेले ड्राइव करती हूँ, मैं पूरे पहाड़ों में अकेले कार चलाती हूँ, अकेले जाती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप मिलते नहीं ये सारे लोग की मैं तो परवाह नहीं करती ना, मैं ध्यान देती हूँ। मैं अपने काम में फोकस करती हूँ। और इन्हीं लोगों ने जो कंप्लेन मेरे खिलाफ किए, उसने मुझे आगे जाने से, बॉम्बे जाने से रोका। मुझे ये लगा कि एक तरफ इतने सारे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं और जब वो मुझे हमेशा बोलते थे कि अब आपके साथ हम खड़े हैं तो आप वापस मत जाना। अच्छा। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मेरे अगेंस्ट में थे, तो वो इन लोगों को ये बोल के डराते थे कि अरे वो तो बॉम्बे से आई है, वो तो चले जाएगी, फिर तुम देखना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तो कारण ये है, टर्निंग पॉइंट ये है कि जिस कारण रुकना भी पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं चली गई तो कुछ लोगों का जो मेरे ऊपर इतना भरोसा किए, उनका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती थी। और दूसरी तरफ मैं चली गई तो फिर क्या होगा? अगर हम सब यही सोचते रहे कि जिस तरह से चल रहा है चलने दो, जो सारे लोग करप्शन कर रहे हैं तो हम एक के करने से क्या, एक के बचाने से क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं, परिवार के लोगों ने बोला कि जिस बहू को इतनी मोटा पैकेज था, आज ये ऐसे घूम रही है, परिवार के लोगों ने ऐसा नहीं बोला? देखिए, मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हैं, अभी उनका नवंबर में डेथ हो गई, 14 नवंबर को। तो मैं उनसे इतनी इंस्पायर थी कि जब हमारे पास तो सारी चीज़ें, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है। मैंने यहाँ पे जब लड़ाई करना शुरू, लोगों ने इस तरह से मेरे खिलाफ झूठे लेटर, झूठा आरोप लगा के 107-16 का नोटिस भिजवाया, वो किया। तो जब मैंने ये सब देखा कि मेरे ऊपर इस तरह की लीगली ये कर रहे हैं, तो मैंने इमीडिएटली जिस एडवोकेट के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आप जैसी महिला को तो लॉ करना चाहिए। अच्छा। आप बहुत अच्छा काम करिए, आप लड़िए, हम आपके साथ में हैं। तो मैंने इमीडिएटली लॉ के लिए एनरोल किया और मैंने अपनी LLB भी कंप्लीट कर ली। क्या बात है। तो फिर अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे ससुर जी हैं वो बहुत बड़े ज्योतिष, हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े ज्योतिष थे। अच्छा। और उनको कई सारे सम्मान मिल चुके हैं और उससे ज्योतिष तो थे, बट वो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। अच्छा। तो वो जब बॉम्बे में मेरे साथ रहते थे तो वो काफ़ी सारी अपनी स्टोरी बताते रहते कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया। कई बार मेरी सास मुझे बताती थी। मेरी सास के साथ तो मुझे ज़्यादा, मेरे साथ जब मेरी शादी हुई तो 2-3 साल मेरे साथ ही रही। उसके बाद उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उनकी डेथ हो गई थी। तो ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला, बट जितनी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी और जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसा है, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता था जब तक मैंने जॉब किया है। तो मैंने चाहे देहरादून हो चाहे बॉम्बे हो, हर जगह मैंने जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सारा कुछ मैंने किया। तो मैंने बोला कि मेरे पास जब सब कुछ है और फिर भी अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो क्या होगा? मेरे ससुर जी के पास कोई नौकरी नहीं थी,
हाँ। बहुत ही गरीब फैमिली से, वहाँ के संपन्न लोग थे लेकिन फिर भी खेती के ऊपर गुजारा चलता था। तो एक गरीब परिवार से आए, फिर भी उन्होंने उनको इतना पढ़ाई करने का जो वो था कि उन्होंने अपने घर पे पढ़ाई के लिए उनको घर से अलग कर दिया। फिर भी वो जुटे रहे, अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा। और उन्होंने अकेले वो इंसान है हमारे क्षेत्र के कि जिन्होंने उस समय जो भी गलत हो रहा था उसका विरोध किया, जिसकी वजह से उनके ऑलमोस्ट 15 से 20 साल उनको कोर्ट में उनके खिलाफ गलत मुकदमे करवाए गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने मुझे जब सारी स्टोरी बताई तो मुझे लगता था कि उनको तो उनके पास ना कोई लॉ की डिग्री, उनको और बेचारे वो जो खेत में उगाते थे वो पैसे से देहरादून आते थे और कोर्ट में पेशी होती थी। यहाँ तक कि जो लोग गलत कर रहे थे लेकिन वो कभी हार नहीं माने। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि बहू, जो मान सम्मान और इज्जत होती है वो सबसे बड़ी होती है, कभी भी ये भ्रष्टाचारियों के चोरों के खिलाफ कभी नहीं झुकना, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने तो खाने के लिए नहीं होता था तभी भी लड़ाई लड़ी। हम 3 महीने तक वो जंगल में छिपके रहे और अपनी स्टोरी बताते थे कि हमें ये भी नहीं डर रहता था, मतलब हमें ये डर नहीं लगता था कि हम सुबह जिंदा बचेंगे या नहीं। बाघ, रीख, क्या क्या चीजें होती थी, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगा के वो भेज देते थे कि इनको गिरफ्तार करवाओ, इनको मरवा दो। उनसे भी मतलब इंस्पायर हुए तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई कि जब वो लड़ सकते हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है, हम भी लड़ सकते हैं। तो वो चीजें बहुत इंस्पायर की। ये लगाओ कि कोरोना के बाद आपने तुरंत कोऑपरेटिव बनाया और अब कितनी महिलाएं बताई थी आपने, कितनी महिलाएं स्वरोजगार कर रही है? लगभग 4,500 महिलाएं। और आप किसानों को देखेंगे तो इतने सारे किसान जो हैं जुड़े हुए हैं। तो हमारा यही मकसद है कि किस तरह से आपके साथ 2 अनुभव है, एक तो MNC का अनुभव है और एक ये जो आपने कोरोना के बाद अब तक की, यानी कि लगा लो कि 4-5 साल का अनुभव, ये लगा लो 5-6 साल का, 6 साल का अनुभव ये है फील्ड में आने का। तो आप खुश हैं? MNC में तो आपको ठीक मिलता था, उतना मिल रहा है यहाँ पर? MNC में सब कुछ मिलता था, बट ये थी कि लाइफ फिक्स थी। मेरा जो ऑफिस है, मैं हमेशा पॉश इलाके में रहा। मुंबई में मरीन ड्राइव पे मेरा खुद का बहुत बड़ा केबिन था जहाँ मैं बैठती थी। और उसके पहले जब मैं कल्पतरू स्क्वायर जो बॉम्बे का है, वहाँ पे मेरा ऑफिस था जो पूरी ग्लास बिल्डिंग है। तो और आने जाने के लिए मुझे गाड़ी थी, ड्राइवर था, सब कुछ था। लेकिन वो ये था कि सुबह उठो, एक मशीन, मैकेनिकल लाइफ थी। अच्छा, मतलब लोगों से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। आप सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, ऑफिस से बॉम्बे की ट्रैफिक, आने में 1-1.5 घंटा, घर पे आए, वापस थोड़ा फैमिली से बच्चों को देखा, फैमिली को वो किया और बस सो गए। तो ये रूटीन चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं सोशल हुई, मुझे ये पता चला कि लोगों के पास कितनी तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, किस तरह से। तो वो पूरी ड्रास्टिक चेंज हुई। जो अभी मैं जब छोटे काम करके और जब लोगों के फेस पे स्माइल आती है ना, और मुझे कॉल करते हैं, या जब मैं जाती हूँ तो कुछ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं मुझे जोर से पकड़ लेंगी, उनकी आंखों से आंसू आएंगे। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है, शायद वो मेरी लाखों की सैलरी से नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती है। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट है या कोई किस्सा, कोई कहानी है जब आप MNC में काम करती थी? कोई ऐसा किस्सा, कहानी, कोई घटना है जिसको आप आज शेयर कर सकते हैं? एक मेरा जो MNC का भी जो मैंने 13-14 साल मैंने काम किया, बॉम्बे में जॉब किया। तो 14 साल में मेरी जो मैंने विप्रो से लेके, पटनी से लेके, सारे अच्छे कंपनी में मैंने काम किए। और तो उसमें मतलब हमेशा ऐसा रहा कि जैसे जब मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप करते जा रही हूँ और इसमें भी मुझे बहुत सारी जो लोगों से जुड़ रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो वैसे ही मैं जब जॉब करना शुरू किया तो मुझे मेरा मतलब बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुआ उसमें भी, MNC में भी। मैंने जो मेरा पहला जॉब था लॉयड्स में, मतलब माइक्रोलैंड में मैंने किया, और वो लंदन में उनका सर्वर रहता था, मैं IT में थी। तो हमने जब स्टार्ट किया तो पहले से ही हम UK उनके साथ में मेरा सारा इंटरेक्शन ये सब शुरू हुआ। और उसके बाद में मैंने वो वहाँ से लेके, और जो मेरा लास्ट जॉब था, मैं हर साल प्रमोशन लेने वाली एम्प्लॉई रही हूँ। मुझे हर जहाँ मतलब मैंने 14 साल में 4 कंपनियां बदली। अच्छा। और 4 कंपनियों में हर साल मैंने प्रमोशन लिया।
और सारे कंपनियों में, मोस्ट ऑफ द कंपनी में मुझे स्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिला। क्या बात है। और मतलब वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जॉब करने का। और मैंने लास्ट जो मेरा जॉब था उसमें भी मैंने पूरे बैंकिंग, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक है सारे बैंक को सारे बैंक मैंने हेड किए। और मैं वहाँ पे जो जितने भी आईटी के थे, तो एसबीआई का जो सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर है वो उसको हैंडल करने का, उसको उस समय बन रहा था, वो करने का काम मिला। और बैंक ऑफ इंडिया में फ्रॉड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो इम्प्लीमेंट कराया, तो उस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रही थी। एसबीआई के सारे बड़े प्रोजेक्ट लीड कर रही थी। उसके अलावा मैंने बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंकों के आईटी प्रोजेक्ट सब मैंने काम किया। आपने कोई घटना घटी जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं? अभी तक तो ऑफिस में तो सारी अच्छी मेमोरीज थी। हाँ, एक ये था घटना घटी कि उस समय मतलब हमारा मतलब नाइट, उस समय यूके में जब स्टार्टिंग में जब मैं थी तो उस समय हम फॉरेन वालों से डील करते थे आईटी में, तो सर्वर वहाँ पे था। तो हमारी शिफ्ट में कई बार हमें शिफ्ट में भी रात को भी आना पड़ता था, कभी कुछ शिफ्ट में। तो उस समय हुआ कि हमारे पता नहीं वो सर्वर जो है वो किस तरह से वहाँ पे सर्वर रूम में ही कुछ इलेक्ट्रिक मतलब कुछ इस तरह से सप्लाई कम हुआ और वहाँ पे फ्लोर में आग लग गई। और सारे और मतलब इमीडिएटली यूके में नहीं, यहाँ पे इंडिया में। अच्छा। तो वहाँ से सर्वर और यहाँ का वो सारा मतलब मैनेज करना, तो हम लोग एकदम अफरा तफरी में, हमें लगा कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मतलब वो एक मेमोरी है जो मैं थोड़ा शॉकिंग है। बाकी उसके अलावा तो कभी। अच्छा, ये जो जब से आप महिला उद्यमिता के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आपने तय कर दिया कि जब आपने लोगों से लड़ना शुरू किया जी, तो जो अपोजिट थे उनके कारण से भी आप बम्बई नहीं गए ना कि ये अपोजिट है, तो ये बोलेंगे डर के मारे भाग गए जी। तो ये जो 6 साल का सफ़र है आपका, इस सफ़र में भी कोई ऐसे किस्सा है जिसको आप आज शेयर कर सकते हैं? देखिए, ये जो मैंने बोला ना, बॉम्बे की लाइफ तो बहुत स्मूथ थी। अब हम इधर आगे हाँ में। तो वो वहाँ का उतना नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने 2020 से लेके अभी 2024 खत्म, 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए, 5वां साल लगेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरी हर डे की कोई स्टोरी रहती है। अच्छा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ, हर डे का कुछ नया रहता है। और मैं इस पे एक ना शेर भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। बायबा में होंगी, सहरानों में होंगी, बायबा में होंगी, सहरानों में होंगी, कहाँ होगी अब शाम, कब सोचते हैं, जिन्हें थक कर नींद आ गई पत्थरों पर, वो दुनिया का आराम कब सोचते हैं। क्या बात है। तो क्या बात है, ये बड़ी बात है। तो मेरी मतलब जो मैं वहाँ पे एसी में मतलब 24 घंटे, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, और कभी मैंने ट्रेन में बस में धक्के नहीं खाए, हमेशा अच्छी लाइफ जी। और टच वुड, भगवान की दया से घर से भी मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पे आके और मैं पैदल मुझे मुंदोल करके एक गांव है, मुंदोल से मोराज मैं चल के गई हूँ, पैदल चल के गई। और रात को वहाँ से आते समय हम 4 लोग थे पूरे जंगल में, मैं थी और हमारे गांव के 3 लोग, और हम जंगल में से वापस आ रहे थे। हम लोग मंदिर के काम से गए थे, तो मैं पैदल चल के आई, तो हमने हाथ में एक डंडा लेके, और रास्ते में हमारे पास एक ही के पास मोबाइल में बैटरी बची थी। अच्छा। तो आ गए। तो ऐसे इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और उसमें ये भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो कितने सारे लोग मेरे खिलाफ, जो इस तरह के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इतना मेंटली टॉर्चर, परेशान करने की कोशिश करते हैं कि मतलब हमेशा कभी आप सीडीओ ऑफिस चले गए, कभी वो यहाँ तक कि मतलब सीएम हेल्पलाइन तक जो है उस तरह से मतलब गलत लेटर लिख के कुछ भी करके और दबाव दे के मेंटली परेशान किया जाता है कि ये काम अच्छा हुआ कि ये काम न कर पाए। आपका एडवर्टाइजमेंट बिना पैसे हो गया। लेकिन देखिए, जो नहीं जान रहा था उसके सामने भी आपका नाम चला गया। जी। तो मुझे, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत अच्छे गर्व की बात है कि मैं जब कृषि में काम कर रही हूँ तो कृषि में मुझे उत्तराखंड में भी पुरस्कार मिला। और उसके बाद मुझे अभी पिछले नवंबर में भी मुझे सम्मानित किया गया, पुरस्कार मिला। अभी दिल्ली में भी कुछ? 3 दिसंबर को मुझे नेशनल अवार्ड मिला कृषि में।
तो कहीं ना कहीं भगवान साथ दे रहा है कि मुझे हर जगह मेरा नाम हो रहा है। और शायद जो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं कुछ लोग जो चाहते थे कि मैं चली जाऊं, तो अब तो उनको ये फिक्स हो गया कि ये जाने वाली नहीं। महिलाओं के साथ आप जाती खेतों में? जाती हूँ। अच्छा। मैं महिलाओं के साथ जाती हूँ, मैं जब गांव में जाती हूँ तभी भी जाती हूँ, काम करती हूँ। और जो भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खेतों में काम करना। और मैं हमने सुना, ये तो ठीक है आपको। हाँ, अच्छा है। हमने सुना कि पहले लड़ाई आपने अपने गांव से मंदिर से सीखी है जी। वो कैसी लड़ाई थी? हाँ वो तो मतलब पहली लड़ाई तो वही थी। पहली लड़ाई तो सबसे बिल्कुल वही थी। हाँ। मुझे याद है वो 12 जुलाई। अच्छा। 12 जुलाई 2020। अच्छा। मुझे डेट याद है क्योंकि हमने उसको बकायदा हमने जो मीटिंग की। मतलब मेरा आदत है कि सुबह उठ जाती हूँ, तो सुबह उठ के मैं वॉक करने जाती थी पहाड़ों में। इतना अच्छा टाइम मिला था मेरे लिए, तो मैं वॉक करके आ रही थी, तो मैंने देखा कि ये मंदिर पूरा गिरने के उसमें है। तो मैंने ऐसी बात करना शुरू किया कि अब मंदिर गिर रहा है तो ज़रूर हमें तो अब नया मंदिर बनाना चाहिए। हम सब अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं, घर अच्छे हैं, और जो भगवान है जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, सारा उनका ही दिया हुआ है, और वो बेचारे इस तरह की दृढ़ अवस्था में रह रहे हैं, तो कैसे मैं नहीं देख पाऊंगी। तो बोले, तो हस्बैंड ने बोले कि हम एक गांव के साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं कि चलो हम मंदिर बनाने के लिए। तो हमने मंदिर बनाने के लिए मीटिंग की शुरुआत की। तो उस दिन ही हमने सबको फ़ोन किया कि आप सब लोग मंदिर के इधर आ जाओ और हम बात करना चाह रहे हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे मीटिंग के लिए गए तो हमने ये पूछा कि हमें ये मंदिर बनाना है, क्या है, कैसे। तो हमें तब उस दिन पता चला कि उस मंदिर का ऑलरेडी एक बना हुआ है, एक मतलब समिति बनी हुई है। और समिति को उसका अकाउंट भी है बना हुआ। अच्छा। अकाउंट भी 2016 में खोल रखा। तो मैंने बोला तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो तो मैंने बोला कि उस मंदिर में भी कुछ, उसमें भी अकाउंट में पैसा होगा ही। इतने अगर 2016 से बना है तो अब तक का, और जो 2016 के पहले का पैसा होगा वो भी उसमें होगा, और भी डाल देंगे। और मैंने बोला कि मेरे से भी जितना होगा, जो भी होगा, मतलब तो वो मैं अपनी तरफ से करूँगी। और सभी लोगों से, सभी लोग, आप लोग जो कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि वो किसान है, तो मैं नौकरी नहीं करते तो मैं उनसे ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी। तो मैंने बोला कि आप लोग जो श्रम दान करना है, जो करना वो करिएगा, बाकी हम करेंगे। तो जब वो अकाउंट आया तो हमने तो बोले कि ये जो है वो तो हमारे जो श्याणा जी हैं गांव के, उनके पास रहता है। अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है, उनको भी मीटिंग के लिए बुला। हाँ, तो उनको तो बोला ही था, बट वो मीटिंग के लिए वो श्याणा जी तो आए नहीं, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। अच्छा। तो अपने बेटे को भेजा, तो उनके बेटे ने कि भाई, तो वो लोग कुछ भी फाइनेंशियल चीज़ें, तो जब हमने देखा तो कुछ पता नहीं 60,000 या कुछ ऐसे ही पैसा था, इतना ही था। तो और उसमें से कुछ 22,000 कोई ऐसी आई होगी जो सरकार की निधि की, और कुछ ऐसे ही पैसे पड़े हुए। तो हमने बोला कि भाई, तो सभी गांव ने बोला कि ये तो हमारे दादा परदादा जो भी पैसा इकट्ठा होता था वो उनके पास ही रहता था, और हर संक्रांति का पैसा उनके पास ही जाता था। तो मंदिर में फिर इतना कम पैसा कैसे है, इतना तो और रहना चाहिए। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, तो वो उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। फिर गांव के जो कुछ लोग हैं वो नीचे गए श्याणा जी के घर पे कि आप आइए, मंदिर बनाने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से मंदिर बनाया जाए। तो मैंने वो बोला कि ठीक है, जो पैसा नहीं है वो छोड़ दो, अभी कैसे प्लान करना है उसके ऊपर हम विचार करते हैं। तो जब उसके ऊपर विचार करने की बात आई तो हमने वापस हमने जो समिति थे उसको थोड़ा चेंजेस किया। तो हमने जो श्याणा जी हैं उनके बेटे को कोषाध्यक्ष बनाया। अच्छा। कि हम जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे हम मंदिर अकाउंट में डालेंगे, आप यहीं रहते हो, आपका सब कुछ है, तो आप करते जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मतलब दिल में खोट होगी या जो भी होगा, उन्होंने उस मंदिर बनाने के नाम पे ही मतलब अलग अलग झगड़े करने, मतलब इस तरह से उल्टा गांव वालों के लिए बोलना शुरू किया। और मंदिर के जो पैसे थे, फंड के बारे में जब पूछा गया कि भाई
गांव वालों ने ही बोला, क्योंकि इतने इतने ऐसे पैसे यहाँ पे थे, ये थे। हाँ, गांव बात जो आई थे, नहीं तो हाँ, हो। तो वो कोई बोलने को तैयार नहीं। और फिर उसके बाद से वो जो शाना थे और वो गांव वालों को ही मतलब ये उल्टा सीधा ये सब करना शुरू किया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर हम सब ने मिल के, जब वो गांव के मंदिर के लिए सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप गांव के शाना कैसे हो गए जब आप मंदिर नहीं बनाना चाह रहे। और फिर तब हमने सबने गांव वालों ने मिल के डिसाइड किया कि अगर वो नहीं आ रहे हैं और नहीं सहयोग कर रहे हैं तो हम इनको नहीं मान सकते। हमारे शाना फिर महासु देवता रहेंगे। और हमने उनको शाना से हटा दिया। तो तब से शाना जी ने बोला ना ये पूजा के आने के बाद हुआ ऐसा? वो तो बोलते ही हैं, वो पता नहीं पहाड़ों का रीति रिवाज है। जैसे मैं उत्तराखंड की बहू हूँ, लेकिन मेरा जो जन्मभूमि है वो उत्तर प्रदेश है और मेरी जो एजुकेशन है वो बॉम्बे से है। तो हाँ, तो मुझे ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ें पता चली। जैसे यहाँ पे बोलते हैं लोग, तो वो कहाँ मंदिर में जाके मेरे बारे में बोलना और दूसरे जगह जाके बोलना और पता नहीं क्या माली ये वो। लेकिन मैं तो इसमें कुछ लोग भरोसा करते हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, डरते हैं। मुझे तो कोई डर नहीं लगा। और नहीं, आज तक 4 साल से मैं काम कर रही हूँ, मैंने कभी माली बुलाया ना वो बुलाया, ना मुझे ये लगा कि मेरे कुछ कर दिया। तो वो जो अपना काम था वो कर ही रहे थे, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्यामा जी को हरा दिया आपने। और ज्यादा मैं आगे बढ़ती गई। पहली बहन जो साल में आई है जिसने श्यामा जी को हरा दिया। मैं उन लोगों के लिए भी ये एक चीजें बोलना चाहती हूँ कि जो इस चीजों पे भरोसा करते हैं ना कि हमें तो दोष लग गया, या सिर्फ इसके लिए गुलाम बने रहते हैं गांव में कि ये हमारे शाना जी हैं, अगर हमने इनके खिलाफ बोल दिया तो हमें दोष लग जाएगा, या वो मंदिर में जाके इनके कुछ क्या बोलते हैं कुछ अगेंस्ट बोल देंगे। देखिए, जो देवता होते हैं, महासु देवता होते हैं या जिसके भी जो देवता होते हैं, अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो देवता आपको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि आपके ऊपर एक्शन लेगा। उल्टा जो लोग गलत कर रहे हैं ना, जो आके मंदिर में भी कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, उनके खिलाफ ही एक्शन होगा। क्या बात है। तो आपके साथ लंबी चौड़ी बात हुई है। अब क्या प्लान है? अब मेरा जो प्लान है, मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ। देखिए, हमारे सबसे पहले जितने भी खेत हैं, आप सोचिए कि जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पढ़ लिख लेते हैं, बड़ी अफसोसजनक स्थिति पैदा होने लगी है कि वो आके सेलाकुई में जॉब करते हैं। हाँ, ये सेलाकुई मतलब और कहीं जॉब नहीं मिली, सेलाकुई में जॉब करते। सेलाकुई में क्या मिलता है उनको? 12,000, बहुत मिलेगा 15,000। 15,000 12,000 मिलता है, तो उनको साल का कितना हो गया? 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम। और क्या होगा? वो पैसा लेते हैं और फिर वो गांव में जाते हैं तो बहुत गर्व से रहते हैं कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचो कि एक तो वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे, बेचारे माँ बाप अकेले हो जा रहे हैं, और डायरेक्ट भी नहीं, ठेकेदार के साथ हैं। और देखने के लिए माँ बाप को कोई नहीं है। दूसरा, वो अपनी जमीन को छोड़ दे रहे, जमीन बंजर होती जा रही है। जब तक उनके माँ बाप हैं तब तक घर में कोई है, नहीं तो बाद में क्या होगा? घर में भी ताला लग जाएगा। तो उस स्थिति को किस तरह से बचाया जाए? अगर यही बच्चे जो सेलाकुई में आके जॉब कर रहे हैं, अगर एक फसल लगाते हैं, टमाटर की, मटर की, कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो 4 से 6 महीने के अंदर 2 से 3 लाख तो ऐसे ही कमा ले। इसके लिए प्लान है। तो मेरा ये प्लान है कि किस तरह से हम जो यंग जनरेशन है, वो जो बाहर जा रही है, उनको रोका जाए और वहाँ पे ही आपको रोजगार, जो खेतों के माध्यम से, कृषि तो सबसे बड़ा हब है रोजगार का। क्या ट्रिक है वो? देखिए, ट्रिक अभी वो जो धीरे धीरे वो आएगा आप लोगों के पास, जो मैं जिस पे काम कर रही हूँ। आप सोचिए कि हम ये सोचते हैं कि हमको हमारे यहाँ पे रोजगार मिले। आप बोलो कौन सी फैक्ट्री आएगी या कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगी जो पहाड़ों में काम करेगी? कोई नहीं आएगी ना। कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि पहाड़ों में इतनी फिजिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे आके एक बड़ी फैक्ट्री लगे। फैक्ट्री लगने के बाद जब प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा और वो नीचे प्लेन में आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाएगा कि आम पब्लिक उसको खरीद नहीं सकता है। तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। तो अगर कोई भी आपको नेता या कोई भी आदमी आके बोले कि मैं तो फैक्ट्री लगवा दूंगा, मैं तो रोजगार दे दूंगा, तो वो एक तरह से फ्रॉड है।
सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पे होता ही है। आप सोचिए सीजन में, आप देखिए, आप अपने गांव उत्तरकाशी या इधर जौन सा कहीं से भी निकलिए तो बड़े बड़े एलटी जिसमें 300 से 400 कैरेट सेब की जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, टमाटर जा रहे हैं। तो एक तरह से तो फैक्ट्री हमारा खेत है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी खेत है, बिल्कुल। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम करने की ज़रूरत है और जिस पे मैं काम कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ये कब दिखाई देगा? मुझे लगता है कि 6-7 महीने और लगेंगे। 6-7 महीने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने गांव से ही शुरुआत कर रही हूँ। अच्छा। वो एक बार शुरू हो गया और वो सक्सेसफुल रहा तो सेम रेप्लिका ऑल ओवर उत्तराखंड में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिससे हमारा पूरा उत्तराखंड जो अब पहाड़ी क्षेत्र है वो सारा पहाड़ों पे ही रहे और जो नीचे वाले हैं वो नीचे में रहे। डॉक्टर पूजा गौड़ का ये प्लान है कि पहाड़ का जो युवा है उनको उन्हीं के हाथों में वहाँ पे रोजगार देना है। अच्छा, ये सारी जितनी कहानी आपने सुनाई है, इसमें ऐसा लगता है कि आपको क्षेत्र में बोलते नहीं लोग कि विधायक का चुनाव लड़ो? बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जितनी महिलाएं हैं और क्योंकि वहाँ तो 2 जनों का 30 जना दिखाई नहीं देता। जी, तो जितने किसान हैं और जितनी महिलाएं, सभी लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे तो 2-3 लोग ही हैं जो चुनाव लड़ते हैं। हमें तो आपके जैसा चाहिए कि जो सही के लिए लड़ रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ। मैंने अभी तक कोई तो नहीं कि आप फॉर फ्यूचर ऐसा करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने अभी तक कोई पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आज तक आपने मुझे किसी पार्टी के मंच पे या किसी पार्टी का झंडा उठाए नहीं देखा होगा। मैं उससे दूर हूँ। दूसरी, मैं ये लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है और मैं एसटी नहीं हूँ, मैं जनरल हूँ। तो मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ आई नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये भी मेरे बारे में अफवाह उड़ाई कि ये सब काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसको आगे चल के विधायक का चुनाव ये सब लड़ना होगा। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये क्लियर कर दूं कि मेरा ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए। मेरी ऐसे, देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आप किसी भी स्तर से रह के कर सकते हैं। तो वो मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से वो आगे होती जाए। और पॉलिटिक्स का तो अभी तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना सोच है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं जब देखती हूँ इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, और कहीं ना कहीं आप सोचिए कि चाहे कोई पार्टी हो, आप उसका विज़न देखेंगे, सब देखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे इसलिए सही थोड़ी लग रही हैं क्योंकि ना वो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी या उससे, आप सोचेंगे कि जब तक हम टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे, आप करप्शंस को उतने ज़्यादा, अभी भी तो, कि अब तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। उत्तराखंड को तो जब से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से, मतलब शायद ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, बट उत्तर प्रदेश से अलग जब हुआ तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। हम लोग तो उस समय कॉलेज में थे, इतना ज़्यादा वो सोच नहीं थी जब मैंने सुना था। लेकिन जब मैं आके देख रही हूँ तो उत्तराखंड अलग होने के बाद तो मुझे लगता है कि पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है। आई थिंक यूपी में ही था तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि करप्शंस इतने लेवल पे ज़्यादा बढ़ गए। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हैं, वो, उनको तो लगाम लगाना चाहिए। आप पेयजल ले लो, सबसे बड़ा करप्टेड डिपार्टमेंट। ठीक है, करप्शन पे हम दूसरे दिन बात करेंगे। ये बताओ कि आप हमारे दर्शकों को, जो आप महिला उद्यमिता के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर के जो आप काम कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, हम सब के अंदर एक आत्मा होती है, जो आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। आप कभी इस दबाव में मत काम करिए कि लोग क्या बोलेंगे, या मैं ये काम करता हूँ तो ये नाराज़ हो जाएंगे, ये काम करता, किसी को खुश करने के लिए काम मत करिए, खुद को खुश करने के लिए काम करिए। अगर आप खुद को खुश करने के लिए काम करेंगे ना, तो आप अपनी जितनी एनर्जी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, वो 100% एनर्जी जो है आप अपनी खर्च कर पाएंगे। और जैसा मैंने वो शेर बताया ना कि आप, जैसे मैं हूँ, पत्थरों पे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं, मैं मुश्किल से ना, हार्डली मुझे 3-4 घंटे सोने को मिलता है। मैं ऑफिस का काम, जो अभी मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ वहाँ पे चक्राता में महिलाओं को, मैंने सिर्फ इसके लिए वो जॉब ज्वाइन किया
मतलब कि मैं महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ, तो किस तरह से मैं एक एक महिला का दर्द समझ के और उस महिला को उस लेवल पे पहुंचा दूं, तो वो मैं अभी वो जो काम कर रही हूँ तो महिलाओं के लिए वो मैं कर रही हूँ। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैं चला रही हूँ वो कर रही हूँ। उसके अलावा मैं वेलफेयर एसोसिएशन में अध्यक्ष हूँ, तो किस तरह से हम करप्शंस को रोक सकते हैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो मेरा ये काम नहीं है कि सिर्फ सब चीज़ों को मतलब महिलाओं को रोज़गार दे देना, किसानों को रोज़गार दे देना, उत्तराखंड में स्वरोजगार लाना, हमारे युवाओं को वापस मतलब पलायन होने से ऊपर मतलब पहाड़ों से नीचे आने से रोकना। उसके अलावा जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो गलत होने से कैसे रोका जाए उस पर भी। तो यही मैं लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं सोच रखती हूँ, आप लोग अगर सब लोग ये सोचने लगेंगे कि हम सही डायरेक्शन में काम करें और सही दिशा में काम करें, तो मुझे लगता है कि सब घर बैठे बैठे भी लखपति बन सकते हैं। तो आप सब उस दिशा में डायरेक्शन में काम करें। डॉक्टर पूजा गौड़ ने कहा कि करप्शन के खिलाफ खड़ा होना है, जो गलत है उसको गलत को गलत बोलना सही रहेगा और स्वयं अपने हाथों अपने पैरों पे खड़ा होना है, स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ना है। तो ये पूजा गौड़ का मैसेज था। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के ऐसी किसी खास शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।